नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें देखिए। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपका परिचय राजा महेंद्र प्रताप सिंह से कराएंगे, जिनके नाम पर इसी हफ्ते अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। आप में से ज्यादातर लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम ना तो सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने वर्ष 1915 में ही अफगानिस्तान के काबुल में भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन कर दिया था, लेकिन फिर भी हमारे देश के इतिहासकारों और सरकारों ने उन्हें इतिहास में वो जगह नहीं दी जिसके वो हकदार थे। इसके बाद हम दक्षिण कोरिया की बात करेंगे, जिसने अपनी सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने का बिल्कुल नया तरीका ढूंढा है और ये सॉफ्ट पावर है के पॉप यानी कोरियन पॉप। और आज की तारीख में इसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं BTS। आज हम आपको इस मशहूर बैंड के बारे में बताएंगे जो इस महीने संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा में दक्षिण कोरिया के विशेष दूत के तौर पर हिस्सा लेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने इन्हें अपना विशेष दूत नियुक्त किया है और उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी जारी किए हैं। एक देश अपनी सॉफ्ट पावर का कैसे कूटनीतिक इस्तेमाल कर सकता है, ये आज आप दक्षिण कोरिया से सीख सकते हैं। और आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे भारत के लोगों की हर सुबह व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजने की आदत पूरी दुनिया में इंटरनेट को स्लो कर देती है। दुनिया भर के IT एक्सपर्ट्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि एक खास समय में दुनिया में इंटरनेट इतना स्लो क्यों हो जाता है, फंस क्यों जाता है। और इस दौरान उन्हें पता चला कि इसके पीछे भारत के करोड़ों लोगों की हर सुबह गुड मॉर्निंग और सुप्रभात कहने की आदत है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सिद्धू को पंजाब के लिए डिजास्टर बताते हुए सिद्धू का हाथ पाकिस्तान के PM इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा के साथ होने का आरोप लगाया। ये उनका लीडरशिप का दोस्त है, उनके आर्मी चीफ का दोस्त है और आर्मी चीफ की ISI ये कर रही है। और दूसरा ही इज ऑल्सो फ्रेंडली विद इमरान खान, उसका खास दोस्त है। कैप्टन ने कहा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। हर दिन पाकिस्तान से ड्रोन और ग्रेनेड आते हैं। पाकिस्तान कश्मीर में देश के सैनिकों को शहीद करता है और सिद्धू एक विभाग भी नहीं संभाल सकते। मैं तो कह के रहा है कि नहीं सांभ सकता, मेरा तो एक मिनिस्ट्री नहीं सांभ सकता, पंजाब कैसे सांभूंगा। और दोस्तों लीव दैट। कैप्टन ने इससे पहले सहयोगी मंत्रियों के साथ शाम को 4:30 बजे के करीब गवर्नर हाउस जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था और बाहर निकलकर खुद को अपमानित महसूस करने की बात भी कही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के नए CM के नाम का ऐलान कल सुबह हो सकता है। आज चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में CM को लेकर अंतिम फैसला लेने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी पर छोड़ी गई है। सोनिया गांधी आज रात तक फैसला करेगी, 4 दिन सुबह तक नवा मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की हुई इस बैठक में अधिकतर विधायकों ने सुखजिंदर सिंह रंधावा को CM बनाने की मांग की है। खुद नवजोत सिंह सिद्धू रंधावा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में है। कांग्रेस प्रेसिडेंट से आग्रह करते हैं कि हमारी तरफ से आप CLP के लीडर को चुन दें। कैप्टन के खिलाफ 55 विधायकों की नाराजगी के बाद कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में शामिल होने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के साथ दिल्ली से पर्यवेक्षक अजय माकन और हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंचे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आसनसोल से बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो आज बीजेपी छोड़कर TMC में शामिल हो गए। TMC ज्वाइन करने के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा कि उन्हें काम करना है और उन्हें ये मौका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया। काम करना है, मैं वर्कहॉलिक, मुझे काम करना है। कहीं पे अगर मेरा काम करने, कहीं पे अगर मुझे काम करने का मौका, उस पे अगर फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो मैं वो साइन करने वाला नहीं हूँ।
ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को टीएमसी में शामिल कराया। टीएमसी में जाने के बाद बाबुल सुप्रियो सांसद पद से इस्तीफा देंगे। रानाघाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने बाबुल सुप्रियो को मौका परस्त और गद्दार कहा। इसलिए बाबुल सुप्रियो जो किया वो भी गद्दार बन गया पब्लिक के पास। इनका अंदर किसी को योग्यता भी नहीं है, कोई इडियोलॉजी नहीं है, इसलिए वो देश चलाने के लायक नहीं है, वो कभी पीएम बनने के सक्षम नहीं होगा। इससे पहले बाबुल सुप्रियो की सुरक्षा कैटेगरी में भी बदलाव किया गया। बाबुल सुप्रियो की सुरक्षा अब जेड के बजाय वाई कैटेगरी की गई है। प्रधानमंत्री ने आज गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद किया। तेज वैक्सीनेशन अभियान की सफलता में गोवा की भूमिका को सराहा और अपने जन्मदिन के मौके पर वैक्सीनेशन रिकॉर्ड पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पर तंज किया। पीएम ने कहा कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बाद एक पार्टी को बुखार आ गया। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई। कल रात को 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है। इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? कांग्रेस ने पीएम के तंज पर पलटवार किया। कोविड मैनेजमेंट को लेकर टाइम मैगजीन का हवाला दिया और प्रधानमंत्री पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का श्रेय लेने का आरोप लगाया। 2 करोड़ से ज्यादा 2.5 करोड़ तक ये वैक्सीन लग गई प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन की अवसर पे। क्यों प्रधानमंत्री की जन्मदिन के अवसर पे इतने सारे वैक्सीन लगाने की योजना क्यों? हर रोज क्यों नहीं 2.5 करोड़ वैक्सीन लगते हैं? अधीर रंजन चौधरी से पहले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था और ट्वीट करके सवाल पूछा था कि बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन का ही इंतजार क्यों? गृह मंत्री अमित शाह जनजातीय नायकों राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर पहुंचे। गृह मंत्री ने कहा केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगी, जिसमें उन गुमनाम वीरों के बलिदान को याद किया जाएगा जिनका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया। श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और ऐसे गुमनाम शहीदों को फिर से उनकी स्मृति को, उनके बलिदान को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का स्मारक युवाओं को प्रेरित करेगा। कि उनका जो स्मारक बनाने का मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, उसकी नींव मेरे हाथों से डालने का सौभाग्य मुझे मिला। अमित शाह ने जानकारी दी है कि जनजातीय कल्याण के बजट को मोदी सरकार ने दोगुना कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेंगे। कल सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताएंगे। 19 सितंबर को योगी सरकार के 4.5 साल पूरे। इस मौके पर राज्य सरकार ने बनाया विशेष रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट में योगी सरकार के बड़े फैसलों की जानकारी। मुख्यमंत्री के अलावा केंद्र सरकार के मंत्री, बीजेपी सांसद और बीजेपी नेता यूपी के कई जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक साथ सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या भी जाएंगे, जहां वो बीजेपी ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 19 तारीख को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपराह्न 3 बजे समापन करेंगे। लोकतंत्र सिर्फ आतंकवाद की वजह से ही नहीं बल्कि मिलावटी इतिहास की वजह से भी अक्सर खतरे में पड़ जाता है। लोकतंत्र की परिभाषा होती है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। भारत ने अंग्रेजों से मिली आजादी के फौरन बाद ही इस भावना को अपना लिया था, लेकिन अंग्रेज जाते जाते इस भावना में बहुत बड़ी मिलावट करके गए थे। कोई देश लोकतंत्र और आजादी के महत्व को तब समझता है जब उस देश के लोगों को उस देश का असली इतिहास पढ़ाया जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने और उसके बाद आजाद भारत में आई अलग अलग सरकारों ने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया। इन सरकारों ने मिलावटी इतिहास के इर्द गिर्द एक नया इकोसिस्टम तैयार किया, जो था अंग्रेजों का, अंग्रेजों द्वारा और अंग्रेजों के लिए लिखा गया इतिहास। आजादी के बाद स्कूलों और कॉलेजों में भारत का जो इतिहास हमें पढ़ाया गया वो अंग्रेजों द्वारा लिखा गया था। इसे अंग्रेजी बोलने वाले ही पढ़ाते थे।
अंग्रेजी बोलने वाले ही समझ पाते थे यानी पढ़ते थे। इस इतिहास में अकबर द ग्रेट के लिए तो जगह थी, लेकिन अशोका द ग्रेट के लिए जगह नहीं थी। इस इतिहास में सर सैयद अली खान को एक समाज सुधारक की तरह पेश किया गया, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे देशभक्तों की कहानी गायब कर दी गई, आपसे छिपा ली गई। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, वैसे ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह की चर्चा पूरे देश में होने लगी। लोग ढूंढने लगे कि ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह आखिर हैं कौन। इनके बारे में ना तो पढ़ा ना ही हमने सुना, लेकिन आज अचानक वो ट्रेंड करने लगे, सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह न सिर्फ जीवन भर भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए लड़े, बल्कि वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने वर्ष 1915 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया था, और इसका नाम था हुकूमत मुख्तार ए हिंद, यानी आजाद भारत की आजाद सरकार। अब सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आपको शायद उनके बारे में पता ही नहीं, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। जबकि जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने पहली बार वर्ष 1929 में पूर्ण आजादी की मांग की थी। सोचिए 1929 में पहली बार पूर्ण आजादी की मांग रखी जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन 1915 में ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने निर्वासित सरकार बना ली थी भारत की काबुल से बैठकर। इससे पहले कांग्रेस इस बात के लिए भी तैयार थी कि अंग्रेज भारत को इस शर्त के साथ आजाद कर दें कि भारत और भारत के लोग जीवन भर ब्रिटेन की महारानी को अपनी महारानी मानते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी उस जमाने की इसके लिए भी तैयार थी कि हम महारानी के अधीन ही रहेंगे। यानी अगर इन नेताओं की उस समय चलती तो भारत आजाद तो हो जाता, लेकिन भारत के लिए सारे फैसले आज भी ब्रिटेन में बैठे अंग्रेज ही ले रहे होते, और वहीं की महारानी के नाम पर वहीं का ठप्पा लगकर ये फैसले भारत में आते। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इन नेताओं की पूर्ण स्वराज की मांग से 14 वर्ष पहले ही भारत को एक आजाद देश घोषित कर दिया था, और काबुल में अपने नेतृत्व में एक निर्वासित सरकार का गठन भी कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया और कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद भारत के ऐसे राष्ट्र नायकों और राष्ट्र नायिकाओं को भुला दिया गया। भारत का हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे राष्ट्रभक्तों से भरा है जिन्होंने समय समय पर भारत को अपने तप और त्याग से दिशा दी है। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को अलीगढ़ के मुरसान राजघराने में हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें हाथरस के राजा हर नारायण सिंह ने गोद ले लिया था और उन्हें फिर अपना वारिस घोषित कर दिया था। वर्ष 1914 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जब सिर्फ 28 वर्ष के थे, तब वो भारत से बाहर चले गए थे और वो चाहते थे कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दुनिया के अलग अलग देशों का समर्थन हासिल करें। और इसके अगले ही वर्ष यानी 1915 में वो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, वियना और टर्की से भारत की आजादी का समर्थन हासिल करके काबुल पहुंचे और वहां उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया।
उन्होंने इसके लिए काबुल का चयन इसलिए किया था क्योंकि ये भौगोलिक रूप से एक महत्वपूर्ण जगह उस समय थी, महत्वपूर्ण स्थान था। तब भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से मिला करती थीं। भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान चीन के भी करीब है। अफगानिस्तान की सीमाएं उस समय के रशिया से भी मिलती थीं और अफगानिस्तान टर्की के भी बहुत करीब है और टर्की और रशिया के रास्ते वहां से यूरोप जाना काफी आसान था। इसलिए उन्होंने इस सरकार का जो ऐलान था वो काबुल से किया। महेंद्र प्रताप सिंह इन देशों के साथ साथ यूरोप के कुछ देशों और अमेरिका का भी समर्थन हासिल करना चाहते थे और उनकी इस कोशिश से ब्रिटिश सरकार इतना डर गई थी कि उसने ये ऐलान कर दिया था कि जो भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में कोई भी जानकारी देगा या उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन आप में से शायद बहुत कम लोगों को महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में ये सारी बातें पता होंगी, क्योंकि हमारे इतिहास की किताबों से जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, उनका नाम नदारद है। और बहुत कम लोगों को ही इसकी जानकारी भी होगी कि महेंद्र प्रताप सिंह ने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU को अपनी निजी जमीन दान में दी थी और फिर यह यूनिवर्सिटी वहां बनी थी। तो आज आप सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तो जानते हैं, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कोई नहीं जानता। आज भारत के लोग AMU की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खान के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उनके बारे में पढ़ाया जाता है, जिन्हें ब्रिटेन की सरकार ने ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो यह याद रखने की बात है कि यह पुरस्कार गैंग जो था यह उस समय भी बड़ा सक्रिय था, जो बाद में आजादी के बाद भी अब तक चलता आया है। इसी का नाम हमने पुरस्कार गैंग रखा है। और तब भी ऐसे ही लोगों को पुरस्कार दिया जाता था जो देश तोड़ने का काम करते थे, जो भारत के खिलाफ काम करते थे। ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया जाता था। सर सैयद को सर की उपाधि दी गई और यहीं से भारत में पुरस्कार गैंग की शुरुआत हुई। सर सैयद अहमद खान ने ही 1888 में मेरठ में एक बड़ा मशहूर भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान कभी भी एक साथ नहीं रह सकते और अगर अंग्रेज भारत से चले गए तो हिंदू मुसलमानों को दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संख्या बल में हिंदू मुसलमानों से ज्यादा हैं। और इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि भारत के मुसलमानों के हित में यही होगा कि भारत में अंग्रेजों का शासन ही चलता रहे और उसमें हमें उस शासन के तहत हमें हिंदुओं के साथ बराबरी का अधिकार मांगना चाहिए। लेकिन भारत के लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जानते ही नहीं, जिनसे अंग्रेजों की सरकार खौफ खाती थी, तो उन्हें पुरस्कार देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राजा महेंद्र सिंह वर्ष 1914 में भारत से बाहर चले गए थे और उसी समय पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो वर्ष 1919 तक चला था। पहले विश्व युद्ध के बाद से ही ब्रिटेन और उसकी सेनाएं कमजोर होने लगे थे। इसलिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह को यह लगा कि वो दुनिया के कई देशों को भारत की आजादी के पक्ष में ला पाएंगे, उनका समर्थन ले पाएंगे। ब्रिटेन पर दबाव डाला जाता तो शायद भारत को पहले विश्व युद्ध के दौरान ही ये आजादी मिल जाती। लेकिन तब भारत के ही कुछ नेताओं ने यह तर्क दिया कि ऐसे मुश्किल समय में अंग्रेजों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इन नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए न सिर्फ भारत की आजादी को 1947 तक टाल दिया, बल्कि भारत के लाखों युवाओं को अंग्रेजों की तरफ से पहले विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भी प्रेरित किया। सोचिए, हमारे ही देश के नेताओं ने हमारे ही देश के युवाओं से यह कहा कि वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सेनाओं में शामिल होकर लड़ाई करें। अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए पहले विश्व युद्ध में भारत के 1 लाख सैनिकों ने अपनी जान दी थी। आप सोचिए, इस बात को याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में भारत की तरफ से ब्रिटेन की सेना में लड़ते हुए 1 लाख युवा जो थे वो मारे गए थे। जबकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे देशभक्त ये चाहते थे कि इस समय कमजोर हो चुकी ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए, यह सबसे सही समय है इसके लिए। लेकिन तब भारत के ही कुछ स्वार्थी नेता ऐसा करना नहीं चाहते थे और ऐसा फिर हुआ भी नहीं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल
समर्पित कर दिया था। उन्होंने सिर्फ भारत में ही रहकर और भारत में ही लोगों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि वो भारत की आजादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। अफगानिस्तान हो, पोलैंड हो, जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अपने जीवन पर हर खतरा उठाते हुए वो भारत माता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए जुटे रहे, जी जान से जुटे रहे, जीवन भर काम करते रहे। तो आप सोचिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सेना में लड़ने के लिए हमारे ही देश के अपने नेताओं ने हमारे देश के युवाओं को प्रोत्साहित किया और कहा कि इस समय हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, और हमारे 1 लाख युवा सैनिक उस समय प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए। इसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, हमारी आजादी से कुछ समय पहले, उस समय भी हमारे देश के ही इन स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने हमारे देश के लोगों को कहा कि इस बार भी उनका साथ देना चाहिए। हमारे देश के युवा तब भी लड़े और द्वितीय विश्व युद्ध में भी हमारे देश के 1 लाख सैनिक तब शहीद हुए थे। यानी हमारे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस बात की पैरवी करने में सबसे आगे मुस्लिम लीग थी। अब आप ये सोचिए, आजादी के 75 वर्ष बाद आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि उस समय दोनों विश्व युद्ध जो हुए उसमें हमारे 2 लाख सैनिक मारे गए, उन सैनिकों का हिसाब किताब कौन देगा? 2 लाख परिवार उजड़ गए, उनका हिसाब किताब कौन देगा? राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट समुदाय से थे, इसलिए अलीगढ़ में उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कई मायनों में बहुत अहम है। बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन का ज्यादा असर भी इसी पश्चिमी यूपी के इन्हीं जिलों में है। अब अगर बीजेपी जाट समुदाय का विश्वास दोबारा जीतने में कामयाब रही तो उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी फायदा मिल सकता है। हालांकि जो लोग महेंद्र प्रताप सिंह को जाति और धर्म से जोड़ रहे हैं, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने मुसलमानों के कॉलेज से शिक्षा हासिल की थी और उनका विवाह राजकुमारी बलबीर कौर से हुआ था, जो कि एक सिख थी। एक समय में महेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नाम बदलकर पीटर पीर प्रताप रख लिया था। वो हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों की एकता के पक्ष में थे और यही संदेश देने के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। आज हमने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पड़पौत्रों से बातचीत की है, क्योंकि वो आज भी यहीं रहते हैं और उन्होंने क्या कहा आप सबको सुनना चाहिए, और फिर हम आपको भारत के इस मिलावटी इतिहास के बारे में भी बताएंगे। उन्होंने अपने अकेले दम पे ही भारत सरकार बनाई थी। जब वो देश को छोड़ दिया था उन्होंने 1914 में, तो उन्होंने अपना घर परिवार राज्य छोड़ दिया था। उनके पास कोई साधन नहीं थे और 32 साल वो विदेश रहे। 32 साल में उनकी धर्मपत्नी बलबीर कौर, उनके इकलौते बेटे प्रेम प्रताप सिंह दोनों ही ख़त्म हो गए और उन्होंने अपने जीवन में कभी उनको दोबारा नहीं देखा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, ये बहुत बड़ा त्याग था और कुर्बानी थी उनकी तरफ से और उनके परिवार की तरफ से, जो उन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए ये प्रयास किया है। तो जैसा मेरा मानना है कि सभी की एक प्रेरणा ले सकते हैं कि किसी भी कठिन स्थिति में अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह अकेले होके और भारत की पहली अंतरिम सरकार बना सकते हैं, तो छात्र और हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। ऐसी विभूति जिन्होंने यहाँ जन्म लिया और राष्ट्र के लिए समर्पण किया, उनके सम्मान में मैं ये समझता हूँ पहला कदम है, जो इससे बेहतर नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे। शिक्षा के जगत में उनका काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। कुछ सरकारें तो ऐसी रहीं जो परिवारवाद पे ही विचारधारा चलती रही उनकी। उन्होंने स्वयं को विकसित और विशाल काया करने के अलावा कुछ और किया ही नहीं। जो सम्मान राजा साहब को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, ये एक अकाट सत्य है कि राजा साहब को आज से कई वर्ष पहले सम्मानित किया जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। भारत का इतिहास अंग्रेजों की छवि को फायदा पहुंचाने के लिए लिखा गया था। आजादी के बाद इसी इतिहास के दम पर उन लोगों ने अपनी छवि को लगातार सुधारा
उसे चमकाते रहे और जो लोग अंग्रेजी में पढ़ते थे, अंग्रेजी में बोलते थे और भारत के हितों के बारे में भी अंग्रेजी में ही सोचते थे, ऐसे लोगों ने ही इस इतिहास को पहले लिखा, ऐसे लोगों को ही ये इतिहास पढ़ाया गया और फिर यही लोग इस इतिहास को पढ़कर भारत के बड़े बड़े पदों पर काबिज हो गए। यही लोग बाद में आगे चलकर नेता भी बने, यही लोग आगे चलकर बड़े अफसर बने और जो बड़े बड़े फैसले करने की जो जगहें होती थी, उन सब तमाम पदों पर इसी तरह के लोग बैठे होते थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब इस तरह के लोग भारत के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे होंगे तो वो फैसले भी कैसे लेंगे? फैसले भी अंग्रेजों वाले ही लेंगे। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने वाली शिवगंगा साम्राज्य की महारानी वेल्लू नेचियार, महमूद गजनवी के भांजे गाजी सैयद सलार को हराने वाले श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव और उन मराठा योद्धाओं के बारे में कभी आपको नहीं बताया जाता जिन्होंने न सिर्फ मुगलों को हराया था बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार पेशावर तक कर लिया था, जो आज पाकिस्तान में है। ये सब इतिहास से गायब है। जबकि आपने जो इतिहास पढ़ा है उसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों की शान में कसीदे गढ़े गए हैं। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने सिर्फ इसलिए कराई थी क्योंकि वो कश्मीरी हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किए जाने का विरोध कर रहे थे। और जिस जगह पर औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर का सिर काटा गया था, शीश काटा गया था, आज वहीं पर उसी जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज है। आप सबको पता होगा। और अफसोस की बात देखिए कि आजादी के बाद शीशगंज गुरुद्वारे से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर औरंगजेब के नाम पर भी एक बाकायदा सड़क बनाई गई, जिसका नाम वर्ष 2015 में कहीं जाकर बदला गया और फिर इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। ये जो औरंगजेब रोड आप देख रहे हैं, ये गुरुद्वारा शीशगंज से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर थी 2015 तक। यानी सोचिए, भारत की ही राजधानी में गुरुद्वारा शीशगंज भी है और वहीं पर औरंगजेब रोड भी है। लेकिन आजादी के 68 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी ने इस सड़क का नाम बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दरबारी इतिहासकारों को सूट नहीं करता था। हमें यह तो बताया जाता है कि देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार कितनी शानदार कलाकृति है और कैसे इसका निर्माण बाहर से आए आक्रमणकारियों की दूरदर्शी सोच का नतीजा था। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि जिस जगह पर कुतुब मीनार है वहां कभी किसी जमाने में 27 हिंदू और जैन मंदिर भी हुआ करते थे और फिर मंदिरों की इसी जमीन पर कुतुब मीनार खड़ी कर दी गई। यह आपको नहीं बताया जाता। अंग्रेज और वामपंथी इतिहासकारों ने यह तो साबित करने की पूरी कोशिश की कि संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति को विदेशी भारत में लेकर आए थे, जिन्हें हम आर्यन कहते हैं। हालांकि कई स्टडीज में यह भी साबित हो चुका है कि भारत में आर्यों के आने की कहानी मनगढ़ंत है और इसके कोई पुख्ता सबूत हैं भी नहीं। वामपंथी इतिहासकारों ने बताया कि सरस्वती नदी सिर्फ पौराणिक कल्पना है और इसका असल में कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि इसका जिक्र ऋग्वेद में कई जगह मिलता है और हाल ही में हुई कई स्टडीज भी ये दावा करती हैं कि हिमालय से निकलकर सरस्वती नदी अरब सागर तक बहती थी। दरबारी इतिहासकारों ने अयोध्या में राम मंदिर के इतिहास तक को बदल दिया था, नकार दिया था। और सबसे बड़ा झूठ तो यह बोला गया कि भारत को एक करने वाले मुगल शासक थे, जबकि सच यह है कि गुप्ता, मौर्य और मराठा राजाओं का साम्राज्य भारत के बाहर तक भी फैला हुआ था और इन राजाओं ने सही मायने में भारत को उसकी संस्कृति के दम पर एक करके रखा था। इस मिलावटी इतिहास को लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए कई तरीके अपनाए गए। इनमें से एक था, जिन अस्पतालों में आप जन्म लेते हैं, जिन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, फिर जिस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, जिस हवाई अड्डे से फ्लाइट पकड़ते हैं, जिस संग्रहालय में इतिहास का स्मरण करने जाते हैं, जिस पार्क में जाते हैं, उन सब का नाम या तो मुगल शासकों के नाम पर है या अंग्रेजों के नाम पर है और फिर या गांधी नेहरू परिवार के नाम पर रख दिया गया, ताकि आप जहां भी जाएं आपको यही नाम पढ़ने को मिले, यही नाम सोचने को मिले और आपके दिमाग में बस यही चलता रहे। मौजूदा समय में भारत में ऐसे जिलों, कस्बों और गांवों की संख्या 700 से ज्यादा है जिनके नाम मुगल शासकों के नाम पर है। इनमें 61 जगहों के नाम पहले मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर के नाम पर हैं। बाबर ने अपने शासन में हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं किया बल्कि अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट भी किया। इनमें अयोध्या का राम मंदिर भी था, लेकिन बाबर के नाम पर भारत में 61 जगहों के नाम हैं।
मुगल शासक हुमायूं के नाम पर 11 जगहों के नाम हैं। दिल्ली में हुमायूंपुर नाम की एक जगह देश की संसद भवन से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। उस जगह का नाम है हुमायूंपुर। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो इस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। दरबारी इतिहासकारों ने भारत की आजादी में सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर और यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को भी बहुत कम करके आंका। जबकि आजादी के बाद आई सरकारें आज भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर वोट मांगती हैं। लेकिन उस समय जब वो सरकार में शामिल हुए थे, फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, उस समय उनकी क्या हालत करके रखी थी, इसके लिए आपको पुराने इतिहास की किताबें पढ़नी चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी वर्ष 1943 में सिंगापुर में भारत की निर्वासित सरकार का गठन कर लिया था और फिर उसी साल अंडमान निकोबार में भारत का तिरंगा पहली बार फहरा दिया था। अब आप खुद सोचिए, इतिहास की किताबों में क्या नेताजी का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज नहीं होना चाहिए? अगर आज भी भारत का कोई छात्र इतिहास की कोई परीक्षा दे, और वो किसी भी चीज की परीक्षा हो सकती है, वो परीक्षा स्कूल कॉलेज की हो सकती है, वो परीक्षा नौकरी पाने के लिए हो सकती है, वो परीक्षा इंटरव्यू के तौर पर भी हो सकती है, किसी भी परीक्षा में अगर आपने भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर सुभाष चंद्र बोस का नाम लिख दिया तो आपके सारे नंबर कट जाएंगे, आप पक्का फेल हो जाएंगे, क्योंकि सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह भारत के लोगों के मन में यह बात डाल दी गई कि अगर आपने हर बात पर नेहरू का नाम नहीं लिया तो परीक्षा में ही नहीं बल्कि जीवन में भी आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी व्यवस्था ही उनके नाम पर चल रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आजादी के 40 वर्षों के बाद और सरदार पटेल को आजादी के 41 वर्षों के बाद भारत रत्न मिला। इसके विपरीत पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए ही भारत रत्न मिल गया था। यह सोचिए आप कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री रहते हुए ही अपने आप को, स्वयं को भारत रत्न का पुरस्कार दे दिया, जबकि इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी को भी उनकी मृत्यु के कुछ महीनों के बाद ही भारत रत्न दे दिया गया था। भारत के लोगों के मस्तिष्क में पहले मुगलों की सल्तनत बसाई गई, फिर एक ही परिवार के कुछ लोगों ने भारत के घर घर में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की गई, और उसके बीच में जो अंग्रेज शासक यहाँ पर आए थे उन्हें बहुत फैशनेबल करके बताया गया। और नतीजा ये हुआ कि आज भी भारत में कुछ लोग भारत पर ही आक्रमण करने वालों को क्रूर शासक नहीं मानते और उनके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना अपनी शान समझते हैं। जर्मनी में कोई अपने बच्चे का नाम हिटलर नहीं रखता, इटली में कोई अपने बच्चे का नाम मुसोलिनी नहीं रखता, लेकिन भारत में लोग बड़े आराम से अपने बच्चों का नाम जहांगीर भी रख देते हैं, औरंगजेब, अकबर और तैमूर के नाम पर रखते हैं। ऐसा करने वालों में बड़े बड़े फिल्म स्टार्स तक शामिल हैं, जिनकी फिल्में देखने के लिए हमारे देश के हिंदू भी जाते हैं और सिख भी जाते हैं। जिनके गुरुओं की हत्या इन मुगलों ने कराई थी, वो लोग भी इनकी फिल्में देखने के लिए जाते हैं। लेकिन किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जहरीले और गुलामी भरे इतिहास को हमारे देश के लोगों के मन और मस्तिष्क में किसी शानदार कलाकृति की तरह स्थापित कर दिया गया है, और लोग ये समझ नहीं पाए कि झूठे इतिहास के इस संगमरमर के नीचे कितनी कालिख छिपी हुई है। पाकिस्तान की धमकियों से डरने की कोई सुधीर चौधरी जी को जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं इनके। सुधीर चौधरी जी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया, इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, हम लोग सब इनके साथ। इतिहास वही लोग रचते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं।
Good evening and welcome to Z News Bulletin. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है हिंदी भारत की सॉफ्ट पावर है, लेकिन भारत की सरकारें और भारत के लोग इस ताकत को ठीक से कभी समझ नहीं पाए, इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन भारत से 5000 किलोमीटर दूर दक्षिण कोरिया अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानता है। दक्षिण कोरिया की इस नई सॉफ्ट पावर का नाम है के पॉप, यानी कोरियन पॉप। और आज की तारीख में इसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं बीटीएस, यानी बैंगटन बॉयज। बीटीएस एक के पॉप बैंड है जिसमें 7 मेंबर्स हैं, और अब बीटीएस के इन सभी 7 सदस्यों को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भविष्य की पीढ़ियों और संस्कृति के लिए दक्षिण कोरिया का विशेष दूत नियुक्त किया है और इन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिए गए हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन इसी महीने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा में हिस्सा लेने जाएंगे और उनके साथ बीटीएस बैंड के ये सदस्य भी होंगे। संयुक्त राष्ट्र में बीटीएस के सदस्य भाषण भी देंगे और इस दौरान उनकी एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस की वीडियो क्लिप भी चलाई जाएगी। यानी अब बीटीएस दुनिया के सबसे बड़े राजनीति के मंच पर दक्षिण कोरिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कोरिया के राष्ट्रपति उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उनके कागज दे रहे हैं और एक फाउंटेन पेन उन्हें दे रहे हैं। बीटीएस की लोकप्रियता की वजह से दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को हर साल 27,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है और जब भी बीटीएस की कोई नई एल्बम या गाना रिलीज होता है तो दक्षिण कोरिया और पूरी दुनिया में बीटीएस से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री बहुत तेज हो जाती है। बीटीएस से आकर्षित होकर हर साल 8 लाख लोग दक्षिण कोरिया घूमने के लिए जाते हैं, जो दक्षिण कोरिया में आने वाले पर्यटकों का 70% है। सोचिए, एक म्यूजिकल बैंड दक्षिण कोरिया में आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ इस हद तक खींच रहा है कि उनका शेयर 70% हो गया। इतना ही नहीं, बीटीएस के सदस्यों के लिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने पिछले साल अपने देश के 63 साल पुराने कानून को भी बदल दिया था। इस कानून के मुताबिक दक्षिण कोरिया में 18 से 28 वर्ष की उम्र के युवाओं को अनिवार्य रूप से 20 महीनों के लिए वहां की सेना में अपनी सेवाएं देनी होती हैं। पिछले साल ही बीटीएस के सदस्य जिनका नाम है जिन, वो 28 वर्ष के हो गए थे और अगर ये कानून नहीं बदला जाता तो जिन को बीटीएस छोड़ना पड़ता और सेना में शामिल होना पड़ता। लेकिन दक्षिण कोरिया ने इस कानून में बदलाव किया और ये नियम बनाया कि के पॉप स्टार्स को इसमें 2 साल की छूट और दे दी जाए। अब दक्षिण कोरिया के के पॉप स्टार्स 18 से 28 नहीं बल्कि 18 से 30 वर्ष की उम्र के बीच कभी भी सेना में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। सीखने वाली बात यहां पर यह है कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने इन्हें हमेशा के लिए उस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया, सिर्फ उन्हें 2 साल की छूट दी है और वो बीटीएस के चाहे कितने भी लोकप्रिय गायक या मेंबर्स हों, सेना में तो उन्हें तब भी जाना ही पड़ेगा। हम ये चाहेंगे कि भारत जैसे देश को भी इसी तरह हमारी जो संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो खेल हो,
कुछ भी हो, चाहे वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, उसे हमें अपनी सॉफ्ट पावर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। आप याद कीजिए कि अमेरिका जैसे देश ने कैसे हॉलीवुड की फिल्मों को अपनी छवि को सुधारने के लिए, अपने आप को सुपर पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए कैसे उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों का प्रयोग किया है। और वो हॉलीवुड की सुपर हीरोज की फिल्मों को देख देख कर आज पूरी दुनिया ये मानने लगी कि अमेरिका वाकई एक सुपर पावर है। अब यही काम दक्षिण कोरिया कर रहा है। भारत के लोगों की हर सुबह व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजने की आदत पूरी दुनिया में इंटरनेट को स्लो कर रही है। दुनिया भर के आईटी एक्सपर्ट्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि खास समय में दुनिया में इंटरनेट अचानक से फंस क्यों जाता है, स्लो क्यों हो जाता है। और इस दौरान उन्हें पता चला कि इसके पीछे भारत के करोड़ों लोगों की हर सुबह गुड मॉर्निंग और सुप्रभात कहने की आदत है। इसलिए आप में से जो लोग हर रोज सुबह व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के मैसेजेस भेजते हैं, तस्वीरें भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं और ये सोचते हैं कि ये सब तो मुफ्त में है और इससे किसी को क्या नुकसान हो सकता है, तो आज ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए और शेयर भी करनी चाहिए। भारत में करीब 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और जब ये करोड़ों लोग सुबह सुबह एक साथ एक दूसरे को गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं तो इन मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है और पूरी दुनिया में इंटरनेट की बैंडविड्थ कम पड़ने लगती है, क्योंकि इतनी बड़ी बैंडविड्थ तो ये मैसेजेस ही खा जाते हैं। यानी दुनिया का इंटरनेट भारतीयों के दिए हुए इस बोझ को झेल नहीं पाता और कोलैप्स कर जाता है। भारत में पिछले 5 वर्षों में गुड मॉर्निंग मैसेजेस की तस्वीरों को इंटरनेट पर ढूंढने वालों की संख्या 10 गुना बढ़ चुकी है और इन्हें डाउनलोड करने वालों की संख्या तो 9 गुना ज्यादा हो चुकी है। ये सारी तस्वीरें आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड होती हैं और आपके मोबाइल फोन की स्टोरेज भी कई बार इससे फुल हो जाती है। इस समस्या से बचने का एक उपाय तो यह है कि आप ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करें जो आपके मोबाइल फोन में मौजूद अनचाही तस्वीरों और मैसेजेस को एक बार में ही डिलीट कर दें। आपने एक बार उनको पढ़ लिया, देख लिया और वो डिलीट हो जाए। दूसरा तरीका यह है कि आप इस समस्या की और गहराई में जाएं। भारत में गुड मॉर्निंग के ये मैसेजेस अक्सर बड़ी उम्र के लोग भेजते हैं। ये लोग कई बार अकेलापन महसूस करते हैं और इनके लिए सोशल मीडिया बाहर की दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन बन जाता है, क्योंकि उनके जीवन में और कुछ है नहीं, बात करने के लिए कोई नहीं है, समय बिताने के लिए कोई नहीं है। लोगों से कैसे जुड़ा जाए, तो ये सारे लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं, एक दूसरे को अच्छी अच्छी शुभ बातें बताते हैं और इसमें सबसे पहले ये गुड मॉर्निंग के मैसेजेस ही काम आते हैं। कई बार घर के बड़े बुजुर्ग खराब स्वास्थ्य की वजह से बाहर नहीं निकल पाते या फिर कई बार उनका परिवार उनसे बहुत दूर होता है और खास तौर पर ऐसे समय में जब चारों तरफ कोविड है तो लोग वैसे भी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में इंटरनेट और सोशल मीडिया ही उनका साथ देता है और ये लोग इंटरनेट पर कोई ना कोई मैसेज पहले ढूंढते हैं, कोई अच्छा मैसेज, कोई अच्छी तस्वीर, फिर उन्हें कई लोगों को फॉरवर्ड करते हैं और फिर जिन्हें ये मैसेजेस मिलते हैं वो भी इन्हें आगे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। यानी एक मैसेज फॉरवर्ड होते होते लाखों करोड़ों मैसेजेस में बदल जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते, लेकिन फैमिली ग्रुप पर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग मैसेज जरूर भेजते हैं, एक ही घर में रहते हैं। अभी हाल ही में एक और नया सर्वे आया था जिसमें यह पता चला कि कोविड को लेकर दुनिया भर में जितने भी फेक न्यूज फैली है, कोविड को लेकर जितने फेक मैसेजेस दुनिया भर में फैले हैं, उनमें सबसे ज्यादा फेक न्यूज भारत से आई है। क्योंकि आपने देखा होगा भारत में एक मैसेज आता है जिसमें कोविड का कोई घरेलू इलाज बताया जाता है, कोई घरेलू नुस्खा बताया जाता है कि आप ये दवाई खा लीजिए, ये पौधा खा लीजिए, इस सब्जी का जूस पी लीजिए, कुछ भी, और उसके बाद ये जड़ी बूटी खा लीजिए, ये काढ़ा पी लीजिए। और फिर वो जो मैसेज होता है वो बिना वेरीफाई किए, वो किसी डॉक्टर ने नहीं बनाया और किसी एक्सपर्ट ने नहीं बनाया, लेकिन वो हजारों लाखों की संख्या में फॉरवर्ड होता चला जाता है और लोग उसे मान भी जाते हैं। फिर एक दूसरे को बताते भी हैं कि हमने सुना है कि ये जड़ी बूटी खाने से ये इलाज होता है। वैसे ये मजे की बात है कि दुनिया के बड़े बड़े हैकर्स को इंटरनेट को स्लो करने के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे देशों के जो हैकर्स हैं वो इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि कैसे इंटरनेट को वो अपने काबू में ले आए, स्लो कर दें। लेकिन भारत के लोग सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेज भेजकर ही इंटरनेट का ये चक्का अकेले अपने दम पर जैम कर देते हैं। इसके बाद आपको इन सब चीजों से
कुछ समय के लिए एक दूरी बनानी होती है और आप इसे डिजिटल संन्यास कह सकते हैं। बस फर्क यह है कि सन्यासी बहुत कम मौकों पर अपना संन्यास तोड़ते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को नियंत्रित करने के बाद ज्यादा सजग होकर डिजिटल दुनिया में वापस लौट सकते हैं। और ऐसा करने पर आप पाएंगे कि अब आपका मोबाइल फोन आपका मालिक नहीं है, बल्कि आप मोबाइल फोन के मालिक हैं। हम अक्सर इस बात से परेशान होते हैं कि हमारे साथ के लोगों को कोई ना कोई आदत है। जैसे किसी को सिगरेट की लत है तो किसी को शराब की। कुछ इसी तरह की लत मोबाइल फोन यूज की भी होती है। आपने भी देखा होगा कि बच्चे हों या बड़े, थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल फोन यूं ही उठाकर देखने लगते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं, फिर चाहे कोई मैसेज हो या ना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कोई भी आदत या फिर लत क्यों लगती है? दरअसल ऐसा एक हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है और इसे डोपामीन कहते हैं। इस हार्मोन को आप फील गुड हार्मोन भी कह सकते हैं। हमें किसी काम में खुशी देने वाला हार्मोन डोपामीन होता है। इसी खुशी को पाने के लिए हम वो काम बार बार करते हैं और फिर वही काम आदत बन जाता है। जब भी कोई चीज हमें किक देती है, अच्छा लगता है, तो वो हमें एज अ रिवॉर्ड डोपामीन उसको न्यूक्लियस एक्सम्बियंस के अंदर फिट हो जाता है कि यहाँ पे रिवॉर्ड आया है, तो उससे वो अच्छा लगने वाला न्यूरोट्रांसमीटर ये है। जब 1 घंटे वाली किक ब्रेन पे स्टेबलाइज हो गई तो अब उसे ब्रेन को तो किक नहीं मिल रही ना, वो 1 घंटे वाली किक, उसको तो वो स्टेबल मान रहा है कि भाई ये टेकन फॉर ग्रांटेड है। अब उसको किक चाहिए वही वाली, तो फिर वो 1 का 1.5 होगा, फिर 1.5 घंटे वाली स्टेबलाइज हो जाएगी, भाई टेकन फॉर ग्रांटेड है, फिर उतने ही इम्पैक्ट को लाने के लिए उसको 2 घंटे करना पड़ेगा। ये तरीका है। दरअसल इंसानों को 2 तरह की ही आदतें लगती हैं। मेडिकल भाषा में एक को प्रोसेस एडिक्शन कहा जाता है, जैसे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करने की आदत। इसमें भी काम करने वाले को अपने काम में खुशी मिलती है और वो सब कुछ भूलकर ज्यादा से ज्यादा वक्त तक काम करता है। इस आदत को समाज में अक्सर सकारात्मक तरीके से लिया जाता है, हालांकि इसके भी बुरे प्रभाव हो सकते हैं। दूसरी आदत को कहते हैं सब्सटेंस एडिक्शन। इस तरह की आदत में ड्रग्स या फिर कोई नशा या मोबाइल फोन की लत को जोड़ा गया है। इन सब कामों में भी दिमाग को खुशी मिलती है, लेकिन समाज इन्हें गलत मानता है। अब जैसे हमें यूज करना है, ऑक्यूपेशनली यूज करना है 8 घंटे, तो हम उसको यूज कहते हैं। पर वही 8 घंटे कोई बच्चा यूज करने लग जाए और अपना खेल कूद छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे, तो वो अब्यूज हो जाएगा। तो जब आपकी सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ इम्पैक्ट होने लग जाए, तब हम उसे एक तरह से बीमारी कहते हैं। डोपामीन शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये हमारे लिए अच्छा है। ये हार्मोन हमें किसी ऐसे काम को करने की प्रेरणा देता है जिससे हमें खुशी मिलती हो, और इसी खुशी की चाहत में हम वो काम बार बार और बहुत ज्यादा देर तक करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि जिस काम में हमें खुशी मिलती है, फिर चाहे वो ऑफिस का काम हो या मोबाइल फोन का इस्तेमाल या फिर कोई लत, हमेशा ही इसकी अति से बचना चाहिए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो हम बार बार आपको यही बात कहते हैं कि इस मोबाइल फोन के, स्मार्टफोन के और इंटरनेट के नशे से बचकर रहिए। डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार।
प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। फादर ऑफ डिक्शनरी कहे जाने वाले सैमुअल जॉनसन का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1709 में इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने 9 साल तक कड़ी मेहनत की, जिसके बाद वर्ष 1755 में जॉनसन्स डिक्शनरी का पहला एडिशन प्रकाशित हुआ। ये अंग्रेजी भाषा की सबसे आसान और आधुनिक डिक्शनरी मानी जाती है। हालांकि दुनिया की पहली डिक्शनरी 2300 ईसा पूर्व में सीरिया में तैयार की गई थी। उस डिक्शनरी को क्यूनिफॉर्म यानी कीलाक्षर लिपि में तैयार किया गया था। कीलाक्षर की गिनती मानव सभ्यता की सबसे पुरानी लेखन कलाओं में होती है। इसमें कील के आकार के अक्षरों को मिट्टी पर अंकित करते हैं। वर्ष 1970 में आज विश्व प्रसिद्ध गिटारिस्ट, सिंगर और सॉन्ग राइटर जिमी हेंड्रिक्स का निधन सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में हो गया था। जिमी हेंड्रिक्स को रॉक म्यूजिक के इतिहास का सबसे शानदार गिटारिस्ट माना जाता है। अपने छोटे से करियर में हेंड्रिक्स ने सैकड़ों गाने गाए। हे जो, पर्पल हेज और द विंड क्राइज मैरी उनके सबसे मशहूर गानों में से कुछ हैं। उन्होंने वर्ष 1967 के मॉन्टेरे पॉप फेस्टिवल और वर्ष 1969 के वुडस्टॉक फेस्टिवल में यादगार परफॉर्मेंसेस दी थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने आज ही के दिन वर्ष 1973 में यह दावा किया था कि उन्होंने एक यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा है। यूएफओ को हिंदी में हम उड़न तश्तरी भी कहते हैं। जिमी कार्टर के इस दावे से तमाम वैज्ञानिकों के बीच एक सनसनी सी फैल गई थी और यूएफओज और एलियंस को लेकर पूरी दुनिया में एक नई बहस शुरू हो गई थी। बाद में इस विषय पर बहुत सारी फिल्में भी बनी। दुनिया भर में यूएफओ को देखे जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं जो विज्ञान के लिए अब तक रहस्य बनी हुई है। और वर्ष 1851 में आज ही के दिन अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का प्रकाशन शुरू हुआ था। शुरुआत में इस अखबार का नाम द न्यूयॉर्क डेली टाइम्स था, जिसे बदलकर वर्ष 1857 में द न्यूयॉर्क टाइम्स कर दिया गया। ये दुनिया का 18वां सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाला अखबार है और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में हिंदी के 2 अखबार ऐसे हैं जिनका सर्कुलेशन द न्यूयॉर्क टाइम्स से करीब 10 गुना ज्यादा है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। फैसले लेते हैं।